नमस्कार। तो बांग्लादेश का बंटाधार हो गया। वहाँ की पीएम भाग गई और भारत में लैंड कर चुकी हैं। वहाँ के जो आर्मी है वो अब कंट्रोल में आ गई है, जमात इस्लामी कंट्रोल में आ गई है, बीएनपी कंट्रोल में आ गई है। ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची? ऐसा तो हुआ नहीं कि एक दिन में कोई स्टूडेंट स्ट्राइक शुरू हुई रिजर्वेशन के अगेंस्ट में और काम तमाम हो गया हसीना का। ऐसा नहीं हुआ है। काफ़ी समय से, हालांकि पिछले 2009 से वो सत्ता में है, पिछले कई सालों से उन्होंने बांग्लादेश को एक अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंचा दिया। यानी भारत से भी बेटर रिजल्ट्स दे रही थी बांग्लादेश। उनकी जो रेट ऑफ ग्रोथ थी हमसे बहुत बेहतर थी। 8% 9% पे वो ग्रो कर रहे थे। लेकिन पिछले 3-4 साल से हालात कुछ गड़बड़ हो गए हैं। इसके कई कारण हैं, 2-3 कारण मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। सबसे पहला कारण है कि खालिदा जिया को इन्होंने, शेख हसीना ने एक तो पहले इनको नज़रबंद कर दिया अपने घर में। खालिदा जिया इससे पहले प्रधानमंत्री रह चुकी हैं बांग्लादेश की। उनके खालिदा जिया के जो पिताजी थे वो भी आर्मी चीफ थे और वो भी रह चुके हैं प्रेसिडेंट देश के। मुजीबुर रहमान की बेटी हैं शेख हसीना, ये तो आप सभी जानते हैं। तो करीब करीब ये 2-3 परिवारों के बीच ही अभी तक 71 के बाद से आज 2024 आ गया, इन्हीं के बीच में ही चलती रही है पॉलिटिक्स। तो मैं बता रहा था आपको कि पिछले कुछ 2009 से जब से ये थी पावर में, इन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे। लेकिन तीसरा टर्म आते आते लोग अपने आप को देवता समझने लगते हैं, नॉन बायोलॉजिकल हो जाते हैं। तो शेख हसीना के साथ भी वही हुआ, वो नॉन बायोलॉजिकल हो गई। तो उन्होंने चौथा इलेक्शन जो कह रहे हैं जीता अभी जनवरी 2024 में, वो इलेक्शन न होके रेफरेंडम हो गया था। क्योंकि ऑपोजिशन को उन्होंने जेल कर दिया, सबके पैसे छिना लिए, सबके लोग छिना लिए, अपनी अवामी लीग पार्टी के लोग उनके दादागिरी करने लग गए, सब तरफ उन्होंने कब्जा कर लिया। तो आखिर सामने वाले जो लोग हैं, आपके पास अवामी लीग के पास देश के 30-40% भक्त हो सकते हैं, लेकिन बाकी 60% जनता भी तो है। वो जनता एक हो गई क्योंकि ये आपकी कारस्तानियाँ बढ़ गई। अब इस कारस्तानी में उन्होंने भारत में मोदी जी से दोस्ती कर ली। पहले से ही ठीक थे उनके संबंध भारत से, पहले भी एक बार भाग कर आई थी 1975 में, तो भारत में कलकत्ता में ही छिपी थी। तो भारत से उनके संबंध पहले से अच्छे थे, मतलब बांग्लादेश के और ये हसीना परिवार के। लेकिन अब मामला डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? सरकार डिफरेंट है, इनकी थॉट प्रोसेस यानी हमारे मोदी जी की थॉट प्रोसेस डिफरेंट है और शेख हसीना से काफ़ी मिलती जुलती है। तो पहला काम ये हो गया कि आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझने लग गए। दूसरा काम ये हो गया कि आपने सबको बंद कर दिया, सब पे रेड वेड डाल के। तीसरा काम ये होगा कि अपने लोगों को आपने भरना शुरू कर दिया। देश के हर ब्यूरोक्रेटिक संस्थान में, हर यूनिवर्सिटी में, हर सरकारी नौकरी में, हर रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक सब आपने अपने अवामी लीग के लोगों के कब्जे में देना शुरू कर दिया। ये कैसे हुआ? पहले उन्होंने ये कहा कि हम जो 1971 के लड़ाई में जो शहीद हुए थे, जो देशभक्त थे, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा 5 से 7%। फिर उन्होंने एक नया रूल लाया कि उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अब उनके बच्चे कौन थे? इनके बच्चे थे अवामी लीग के मेंबर। तो अवामी लीग का ही उन्होंने बोलबाला कर दिया पूरे बांग्लादेश में। तो बाकी बीएनपी, जमात और दुनिया भर के स्टूडेंट्स जो कहीं भी अलाइंड नहीं होते एक्चुअली, वो कहाँ जाएंगे? तो ये हुड़दंग उस वजह से शुरू हुआ। अब आप जमात जैसी पार्टियों की होशियारी समझिए। जमात एक टोटली, जैसा कि उसका नाम है, वो मुस्लिम परस्त पार्टी है। वो इस्लाम का रूल चाहती है बांग्लादेश में, एक्सट्रीमिस्ट हैं, सब कुछ है। लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं है कि ना वो शेख हसीना को हटा सकते थे, ना वो खालिदा जिया को, ना आर्मी उनको उतना सपोर्ट कर रही थी जितना पाकिस्तान में करती है। तो इन्होंने एक नया रास्ता देखा। जब ये रिजर्वेशन का मामला शुरू हुआ तो उन्होंने स्टूडेंट्स को साथ अपने शक्ति जोड़ दी। अब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के ये
जवां होते हैं, खून से भरे होते हैं, उनमें ताकत होती है, एक जनता में लहर खड़े करने की एक शक्ति होती है। तो ये छात्र शक्ति ने ये एंटी रिजर्वेशन के हिसाब से ये ट्रिगर बनाई है इस बखेड़े का। ये जो महाबखेड़ा हुआ, इसका ट्रिगर रिजर्वेशन के खिलाफ स्टूडेंट्स का आना इसकी वजह से हुआ। This is not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. With this, we put an end to the mafia state that she has created. We put an end to the corporate kleptocracy that she has started. फिर उसमें जुड़ गई बीएनपी, उसमें जुड़ गए जमात। तो अब उधर से अवामी लीग वाले इनको अटैक करें, क्योंकि अवामी लीग के साथ पुलिस थी और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने पुलिस को लगा दिया। तो बुलडोज़र चलने लग गए इनके ऊपर, बाकियों के ऊपर। लेकिन फिर धीरे धीरे पूरी जनता को समझ में आया कि ये तो अपना राज मरणोपरांत तक साबित रखना चाहती हैं। तो ये जो अब जो ये अपराइजिंग हुई है, रिबेलियन हुआ है, रेवोल्यूशन हुआ है, ये उतना ही शेख हसीना के खिलाफ है, उतना ही अवामी लीग के खिलाफ है, उतना ही भारत के भी खिलाफ है। आप इस बात को समझिए, भारत के खिलाफ कैसे है। अब अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स समझिए, छोटे में मैं आपको समझाऊंगा। भारत और बांग्लादेश की तीस्ता के संबंध में, तीस्ता वाटर्स के संबंध में, तीस्ता नदी है जो सिक्किम से होते हुए बंगाल में आती है, उसके संबंध में ट्रीटी हुई। उसके ऊपर जो भी डैम बनने हैं, जो भी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, वो सारे काम पहले चाइना को देने वाले थे। मोदी जी के कहने पे वो हसीना ने भारत को दिए। भारत की लेजिटिमेट कंसर्न है कि भाई अगर चाइनीज़ आके सिलीगुड़ी के आसपास काम करेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन दोनों तरफ से बढ़ेगा। उधर ऊपर से तो घुस ही रहे हैं, अरुणाचल से इधर से भी घुसना शुरू करेंगे। तो चाइना चाहता था कि हसीना जाए। चाइना ने पैसे फेंकने शुरू किए स्टूडेंट रिवॉल्यूशन में भी, बीएनपी को भी और आर्मी को भी। तो ये पैसे मिल गए उधर। इधर हसीना ने अमेरिका को भी नाराज़ किया हुआ था। कैसे? क्योंकि अमेरिका अपने आप को बड़ा प्रो डेमोक्रेसी मानता है। वो अपने देश में क्या कर रहा है, इजराइल में क्या कर रहा है, पैलेस्टीन में क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं। वो ये चाहता है कि हम पूरे विश्व में डेमोक्रेसी के रखवाले के रूप में देखे जाएं। तो उन्होंने, जो हसीना ने 2024 के जनवरी में जो इलेक्शंस हुए, उसके खिलाफ अमेरिका भी हो गया और सिर्फ भारत उसके सपोर्ट में रह गया। अब नुकसान देखिए क्या होने वाला है। अगर ज़्यादा दिन यहाँ पे रहती है खाली ये हसीना हिंदुस्तान में, तो हिंदुओं की स्थिति बिगड़ जाएगी बांग्लादेश में। क्योंकि ये जो सारी जमात और बीएनपी और ये सब मिल गए हैं वहाँ पे, ये सब जैसा मैंने आपको बताया अवामी के भी खिलाफ हैं, भारत के भी खिलाफ हैं। तो भारत के खिलाफ किससे झगड़ा होगा? हिंदुओं से। अब वहाँ पे 20-30% हिंदू जब बचे हैं, उनको भी पाकिस्तान की तरह खदेड़ना चालू करेंगे। और यहाँ पे हम सीएए का की लगा के बैठे ही हैं पहले से। तो ये सारे बांग्लादेशी जब इधर पे पनाह मांगेंगे तो आपको देना ही पड़ेगा। तो कहाँ पे दोगे आप? ये बंगालियों को कहाँ सेटल करोगे? पहले बहुत सारे छत्तीसगढ़ में कर दिए, झारखंड में कर दिए, अब कहाँ करोगे? तो बंगाल में करना पड़ेगा। तो बंगाल इसके लिए तैयार होता है या नहीं होता, ममता का क्या स्टैंड होता है, देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी मुसीबतें भारत पे भी आने वाली हैं। हमें अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ बल्कि चीन के साथ। तो ये एक बड़ा ही ऐसा मोड़ है भारत के लिए, भारत बांग्लादेश रिश्ते में, जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। इस बात को आप लोग समझिए। पड़ोस के देश में कुछ हो रहा है, हमें क्या करना है, वैसी हालात नहीं है। अभी श्रीलंका में ये दंगे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ हालात सुधरे हैं। वहाँ भी पीएमओ और पीएम हाउस की, प्रेसिडेंट हाउस की लूट मची थी, यहाँ भी मची। तो आप समझ रहे हो कि जनता कितनी त्रस्त है अपने रूलर्स से। कहाँ की? ये पूरे साउथ एशिया रीजन की। ये जो पूरी सार्क कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, आपका नेपाल हो, सब त्रस्त हो चुके हैं अपने अपने शासकों से और अपनी अपनी गवर्नमेंट से भी। तो
तो ये कब आग भारत पहुंच जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। अब ये समझिए कि ये जो रेवोल्यूशन हुआ, जो अपराइजिंग हुई बांग्ला, जिसको हम बांग्ला स्प्रिंग बोल सकते हैं, जैसे अरब स्प्रिंग हुआ था इजिप्ट में, इसके क्या परिणाम निकलेंगे? सबसे पहला परिणाम और सबसे ऑब्वियस जो मुझे लगता है वो ये होगा कि अभी तो आर्मी रूल हो जाएगा। ऐसा ही 2005 में भी हुआ था, 2 साल आर्मी रही, फिर उन्हें समझ में आया कि हम नहीं संभाल सकते, तो उन्होंने फिर जनरल इलेक्शन कराए थे, जिसके बाद हसीना पावर में आई थी। तो पहला तो यही होगा कि आर्मी रूल हो जाएगा, और अभी आर्मी बीएनपी और जमात को लेकर ही चलेगी साथ में, क्योंकि उधर आवामी लीग वाले तो अभी पिटेंगे। तो आगे पीछे आज से साल 2 साल में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि बांग्लादेश एक मुस्लिम नेशन बन जाएगा, जैसा कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है। ईरान का भी याद करिए, 78 में स्टूडेंट्स ने ही पूरा रेवोल्यूशन चलाया था ईरान का, और बाद में आ गए कौन? इस्लामिस्ट। ये जो इस्लाम के बहुरूपिये हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को आगे करके वो पूरा खुमैनी उमैनी सब उसमें कूद गए और उन्होंने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि एक तो वो उम्र में बड़े होते हैं और उनको पूरे इसका ख्याल रहता है, फिर दूसरे उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स के पास अभी आगे की ज़िंदगी बहुत होती है, हर कुछ वो संभाल नहीं सकते, ना उनको आता नहीं है, वो बरगला दिए जाते हैं इस्लामिस्ट के द्वारा। तो ये जो धर्मपरस्त जो लोग हैं इस्लाम के, जो ये मौलाना मौलवी, ये अब कब्जा कर लेंगे बांग्लादेश पर भी, और धीरे धीरे आपको 30% पॉपुलेशन बांग्लादेश का भारत में ही दिखेगा। इसके लिए आप तैयार रहिए। हम पहले से 150 करोड़ लोग हैं और उधर से 10-5 करोड़ लोग और आने वाले हैं। तो पहला तो ये। दूसरा, सबसे बड़ा, जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो आज स्टूडेंट्स हैं और आगे आने वाले हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स बनेंगे, हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि अपने बच्चों को इन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ और इस्लामिस्ट, ये जितने भी जमाती हैं, इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होने देना चाहिए। जमाती से मेरा मतलब यहाँ पर बाकी भी रिलीजन परस्त पार्टियाँ जो हैं, हिंदू परस्त हैं या क्रिश्चियन परस्त हैं, इनसे नहीं इन्फ्लुएंस होने देना है। जो पब्लिक का पावर है वो सेकुलर होता है अपने आप में, और वो चाहता है कि एक अच्छी सरकार बने और सबको काम मिले और सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। वो उसको, आम जनता को, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आम जनता को बहुत ज़्यादा धर्म और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। धर्म सबके अपने प्राइवेट चीज़ है, उनके अपने मना स्थल की चीज़ है। बाहर उसका शोबाजी करना, ये सब करना, ये जमाती लोग सिखाते हैं। तीसरी और बहुत चुभती हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी स्टूडेंट्स अपराइजिंग हो, जब भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सड़कों पर आएँ और उनके साथ और लोग जुड़ें, तो सबसे पहले पीएमओ और पार्लियामेंट और यहाँ वहाँ जहाँ पर भी आपको घेराव करना है करें। एयरपोर्ट और जितनी एयर स्ट्रिप है उनका घेराव भी कर लें, ताकि भागने वाली या भागने वाला भाग ना पाए देश छोड़ के। जैसे श्रीलंका वाला भाग गया सिंगापुर, ये भाग के आ गई इंडिया, इस तरह की हरकतें ना हो पाएँ। तो ये इस अपराइजिंग से हमारे लिए एक सीख है। आगे देखते हैं आने वाले दिनों में भारत सरकार का क्या कदम होता है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।